हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आप सबको यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 9, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जाम व्यू से। यूनिट 5 ये बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है। केंद्रीय सेंट्रल टेंडेंसी, जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, ये यूनिट 5 में पढ़ना होता है। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग में। तो हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि सेंट्रल प्रवृत्ति क्या होता है। यूनिट 5 वाला क्वेश्चंस कुछ टफ होते हैं, वो कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में आता है और नहीं तो ई ई वाला फॉर्म में आएगा। ठीक है, जो लैंग्वेज बेस हो, तो ये लैंग्वेज बेस ही लाए हैं। थोड़ा बहुत इसमें मैथमेटाइज चाहेंगे तो इसको करके इस क्वेश्चन को और बेहतर बना सकते हैं एग्जाम्पल देके। ठीक है, तो हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, इसका मेजरमेंट कैसा होता है, किसे कहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप उस बिंदु या मूल्यांकन को जिसके आसपास अन्य बिंदु या मूल्यों का जमा होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसे केंद्रीय या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या संख्यांकी माध्य, स्टैटिक एवरेज भी कहा जाता है, माध्य भी कहा, संख्यांकी माध्य भी कहा जाता है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी एक मतलब एक डाटा होगा, दिया हुआ डाटा होगा या संख्याएं होंगी, उस सब का एक ग्रुप होगा। उस ग्रुप में एक हाईलाइटेड बिंदु होगा। ठीक है, जिस पर हम अपने ध्यान को क्या करेंगे, केंद्रित करेंगे। ठीक है, तो वो वाला जो संख्या होगा वो क्या करेगा, केंद्रीय बिंदु कहलाएगा, सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगा। ठीक है, वह एक सिस्टमेटिक फॉर्म होता है डाटा का, किसी भी डाटा का। ठीक है, तो उसे सेंट्रल टेंडेंसी कहेंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे। यदि यह बिंदु श्रेणी के मध्य में स्थित हो तो इसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या श्रेणी का प्रतिनिधित्व मूल्य भी कहा जाता है। आइए आइए हम केंद्रीय माप की और समझ स्पष्ट तौर पर समझने का प्रयास करें। ठीक है, जो बिंदु श्रेणी का मध्य, मतलब ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति है वो क्या है, वो उस बीच वाले एरिया को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जो जो डाटा दिया होगा ना, तो वो जो मिड में जो होगा ना, उसकी प्रवृत्ति, उसको जो हम हाईलाइट फॉर्म, जिसको हम के ध्यान केंद्रित करेंगे, वही हो गया केंद्रित प्रवृत्ति। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट ये है। आगे देखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। ठीक है, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी से कोई भी सवाल बनता है तो इस क्वेश्चन को हम लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यदि हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का अर्थ, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का अर्थ जानने का प्रयास करें तो सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आंकड़ों समकों को संक्षिप्त व सरल रूप में व्याख्या करने की संख्यात्मक विधि है। ठीक है, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का अर्थ सीधे तौर पर अर्थ देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि आंकड़ों यानी समको यानी डाटा के संक्षिप्त व सरल रूप में व्याख्या करने की संख्यात्मक विधि होता है। जैसे कि जो डाटा हुआ उसे संक्षिप्त यानी सरल रूप से उसको देखते हैं, उसको इसकी व्याख्या करते हैं, वह जो संख्यात्मक वैल्यू होता है वो क्या कहलाएगा, सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगी। ठीक है, उदाहरण के लिए कक्षा के छात्रों द्वारा किसी विषय में प्राप्त किए गए औसत अंक किसी क्षेत्र विशेष में औसत वर्षा ज्ञात करनी हो, किसी कारखाने का औसत उत्पादन, किसी फर्म, फैक्ट्री या किसी स्थान विशेष में कार्य करने वाले कर्मचारी की औसत आय ज्ञात हो। उदाहरण के लिए किसी कक्षा
के छात्र द्वारा किसी विषय में प्राप्त किए गए औसत अंक, यानी कोई क्लास या कोई कक्षा का एक छात्र है जो किसी विषय में जो औसत अंक लाता है, किसी क्षेत्र विशेष में औसत वर्ष ज्ञात करनी हो, किसी कारखाने का औसत उत्पादन, किसी फर्म, फैक्ट्री या किसी स्थान विशेष में कार्य करने वाले, यानी इसके कहने का मतलब है जो हम औसत निकालते हैं, कोई भी डाटा हो गया कि कोई भी विशेष मतलब फैक्ट्री हो गया, मतलब कहीं कहीं का जो डाटा होता है उसको ज्ञात करने के लिए औसत आय ज्ञात करने किया जाता है। ठीक है, यानी औसत ज्ञात करने से इसका पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है। इसके लिए प्राप्त आंकड़ों को संक्षिप्त रूप देना होगा, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप द्वारा ही संभव हो पाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत आंकड़ों का यह संक्षेपण किसी एकल मान के लिए इस प्रकार किया जाता है कि यह एकल मान संपूर्ण आंकड़ों का प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है, समकों की विशेषताओं को कम से कम अंकों में सारांश के रूप में प्रकट करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का परिकलन करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, संख्यात्मक तथ्यों के मूल्यों में किसी मूल्य के आसपास संकेंद्रण होने की प्रवृत्ति का केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, यानी संख्यात्मक तथ्यों के मूल्यों में किसी मूल्य के आसपास संकेंद्रण होने की प्रवृत्ति, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। संख्यात्मक तथ्यों और मूल्यों में किसी मूल्य का आसपास संकेंद्रण, यानी आसपास का जो हम ध्यान केंद्रित करते हैं, संकेंद्रण का मतलब ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाएगी। अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति को के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, कितने रुपए से इसको व्यक्त किया जाता है, कितने फॉर्म में किस टाइप से पाया जाता है, इसके बारे में हम जान रहे हैं। अभी इसका इंट्रो ही चल रहा है। इस मूल्य का केंद्रीय प्रवृत्ति माप या माध्य कहलाते हैं। माध्य यानी एवरेज वही। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप प्रतिनिधित्व विशिष्ट मान के रूप में आंकड़ों के संक्षेपण का एक तरीका है। केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए वैसे तो कई सांख्यिकीय माप है, किंतु सबसे ज़्यादा प्रचलन में यही तीन औसत है: समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, और क्या, बहुलक मोड। ठीक है, हुईस्टक। ठीक है, माध्यमाधिक बहुलक में अब संबंध जानेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, विशिष्टक मतलब बहुलक क्या संबंध है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की इन तीनों मापों यानी समांतर माध्य, माध्यिक, बहुलक के संबंध में हमको ज्ञात करना होगा। माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू छोटा ब्रैकेट स्टार्ट माध्य माइनस माध्यिका। ठीक है, ओह, तो इस फॉर्म का एक्यूरेट वैल्यू ये होता है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, अब हम चाहेंगे तो कोई डाटा देकर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कोई डाटा देकर हम इसके जो माध्य है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि वर्ग अंतराल 1 से 2, 2 से 4, मतलब इस तरह से करके हम इसके बारे में इसकी जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, वर्ग अंतराल होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी कुछ डाटा लिख देंगे। तो मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि कोई माध्य या माध्यिका या बहुलक के बारे में एग्जाम्पल देके उसको सॉल्व करके यहाँ पे मैथ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस गणितीय सूत्र के रूप में निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, a माइनस जेड 3
ए 3 × a-m, ठीक है। तो एक ही बात को बार बार न देखते हुए आगे चलेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या परिभाषा: एक ऐसा अंक जो किसी श्रेणी के लगभग मध्य में स्थित होता है और उसके महत्वपूर्ण लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है, उसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्य करते हैं, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप परिभाषाएं निम्नलिखित है। अब और सर परिभाषा जो कुछ मनोवैज्ञानिक इसके बारे में कहेंगे, उसके बारे में कुछ हम लोग समझेंगे। सिम्पसन एवं कफका के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसी प्रतिरूपी मूल्य है जिसकी ओर अन्य संख्याएं समकेंद्रित हो, ठीक है। सुपर केलॉग और स्मिथ के अनुसार, सुपर केलॉग और स्मिथ, नहीं याद है तो स्मिथ ही हम याद करेंगे, जरूरी ये नहीं है कि स्पोर केलॉग याद करें, स्मिथ के अनुसार शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। माध्य कभी कभी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसलिए कहलाता है क्योंकि व्यक्तिगत चर मूल्य इसके चारों ओर अधिकतम जमा होता है। इसके चारों ओर अधिकतम जमा मतलब इसके चारों ओर अधिक जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आएगा, ठीक है। क्रस्टन काउंडेन के अनुसार, काउंडेन भी लिख सकते हैं या क्रोक्सटन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। समंक श्रेणी के विस्तार के बीच में होने के कारण माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि माध्य एक सरल व संक्षिप्त अंक है जो समंक श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कार्य उद्देश्य, अब आया पॉइंट, ठीक है, जो मेन पॉइंट हुआ अब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे। इसके उद्देश्य के बारे में, समकों को सूक्ष्म और सरल रूप में प्रस्तुत करना है, ठीक है। संख्यांकी माध्य यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्यम से जटिल व अस्पष्ट समकों को सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि एक सामान्य व्यक्ति भी अच्छी तरह से समझ सके। जैसा कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आय को याद रख पाना असंभव है, किंतु औसत आय को सफलतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। सबका तो मतलब सेंट्रल टेंडेंसी का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू हो रहा है औसत से, ठीक है, एवरेज से। समंकों को सूक्ष्म और सरल बनाने की प्रस्तुति का पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है लक्षणों की परस्पर तुलना करना। जो 2 डाटा निकलेगा, 3 डाटा, 5 डाटा जो निकलेगा उसमें क्या करेंगे, अंतर स्थापित करेंगे, उसकी तुलना करेंगे, ठीक है। संख्यांकी माध्य यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की सहायता से विभक्त समंक समूहों के लक्षणों की परस्पर तुलना की जा सकती है, अर्थात 2 या 2 से अधिक मूल्यों की तुलना की जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप उचित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जिसके समंक समूहों की तुलना करनी हो उनके माध्य ज्ञात किए जा सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए किसी स्कूल के 2011 में उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए 2015 में छात्रों के प्रतिशत की तुलना की जाती है। इसके आधार पर ज्ञात किया जाता है कि उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत में कमी हुई या वृद्धि हुई है, ये भी ज्ञात करने के लिए। संख्यांकी का विश्लेषण करना,
मध्य या केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के माध्यम से किसी समूह के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो माध्य सांख्यिकी विश्लेषणों का आधार है, क्योंकि किसी भी तथ्य के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए हमें समंकों का विश्लेषण करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अनेक सांख्यिकी विश्लेषण की क्रियाएं मध्य पर आधारित होती है। आप केंद्रीय प्रवृत्ति के कार्य के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चौथा है नीति निर्धारण एवं अनुसंधान का प्रयोग। नीति निर्धारण जो है, केंद्रीय प्रवृत्ति या माध्य का व्यापारिक जगत में निर्णय लेने अथवा अनुसंधान या नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान होता है। माध्य की सहायता से ही भविष्य के लिए नीति निर्धारण की जाती है। हमारे देश का औसत उत्पादन किसी भी देश की किसी भी किसी भी देश की तुलना तुलना में कम है या अधिक है, यह माध्य से ही ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उत्पादन की रीतियों में सुधार किया जाए जिससे देश की औसत उत्पादन में वृद्धि हो सके। समग्र का प्रतिनिधित्व करना। माध्य को संपूर्ण श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या माना जाता है। यहाँ संपूर्ण श्रेणी का अर्थ उस समग्र सूचना से है जिसे अनुसंधान के समय संकलित किया जाता है। जैसे सांख्यिकी अनुसंधान के निर्देशन रीति है, ठीक है। गणितीय संबंध का पता करना। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी माध्य की सहायता से विभिन्न वर्गों अथवा समूहों में गणितीय संबंध का पता लगाया जाता है। गणितीय संबंध का पता लगाना, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की विशेषताएं, आदर्श गुण भी देख लेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अथवा एक सांख्यिकीय माध्य के गुण निम्नलिखित हो सकते हैं। स्पष्ट होना चाहिए, पहला क्या, स्पष्ट होना चाहिए। आदर्श माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए। इससे इस प्रकार परिभाषित करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति इसका प्रयोग कर एक निष्कर्ष तक पहुंचे। दूसरा है समझने में सरल और बोधगम्य हो। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के लिए आदर्श सांख्यिकी माध्य सरल व बोधगम्य होनी चाहिए, जिससे कि समान प्रकृति को आसानी से समझा जा सके। इसकी काल्पनिक व गणितीय होने पर सरलता व शीघ्रता से समझने में आसानी होता है। गणना में सरल और माध्य का, यहाँ पे यह केंद्रीय प्रवृत्ति जो है यहाँ पे समाप्त होता है। मतलब इसको अब इस निष्कर्ष की बात किया जाए, कंक्लूजन की बात किया जाए तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये जो चैप्टर में जो मतलब जो दिया हुआ है, जो हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में हम पढ़े हैं, वो जो माध्य मतलब किसी भी देश की जनसंख्या हुआ को इस तरह से मतलब पूरा कैलकुलेट करना और सटीक आंसर मतलब तक जाना असंभव होता है। लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी के अनुसार हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का, बड़ी से बड़ी कार्य को संक्षिप्त फॉर्म में आसानी से हम समझ सकते हैं, ठीक है। यह इसका पढ़ने का उद्देश्य यह है कि हम मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको बारे में हम किस प्रकार उसको समझते हैं, उसको किस प्रकार हम हल करते हैं, तो ऐसे करके हम इसको हल कर सकते हैं। मतलब इस सेंट्रल टेंडेंसी के माध्यम से अगर इसको पूरा कॉन्सेप्ट को समझें तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो गया।
तो हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये जो यूनिट 5 है काफ़ी हार्ड है। काफ़ी लोग इससे बचना चाहते हैं, लेकिन इसको यह वास्तविकता है, इसे अपनाना ही पड़ेगा। और इसको पढ़ के आप अच्छे से अच्छे मार्क्स की ओर बढ़ें। मैथ वाला आ जाए तो और आसान है, लेकिन अगर पूरा ई वाला लैंग्वेज कर दे तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ई वाला आसान से आदमी पढ़ सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।